भाइयों, खेतीबाड़ी की हर बात आपके साथ साझा करने के लिए लीजिए लेकर आ गए हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। और इस कार्यक्रम में मैं और मास्टर जी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। और मास्टर जी, क्या हालचाल? बिल्कुल अचानक से ठंड बढ़ गई है। जी जी। और किसान भाई अभी बहुत परेशान हो रहे होंगे कि गर्मी का मौसम होते होते अचानक ठंड मौसम अचानक बदल रहा है, बिल्कुल। कभी गर्मी कभी सर्दी। बिल्कुल, मौसम करवट बदलता रहता है, लेकिन खेती बाड़ी का काम तो चलता ही चलता रहता है। जी बिल्कुल। तो अल्पना जी, हम अपनी बात को विराम देकर किसान भाइयों से मिलते हैं और देखते हैं कृषि समाचार। बिल्कुल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। आइए एक नजर डालते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। रबी फसलों के लिए लागू है मौसम आधारित फसल बीमा योजना। 25 लाख किसानों को मिलेगा बैंक से ऋण। विधानसभा मैदान में 8 दिवसीय जिला स्तरीय पशु मेला का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2012-13 के रबी फसलों की बीमा करवाने के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। ये बीमा योजना झारखंड के चुनिंदा 10 जिलों में लागू है। किसान इस योजना के तहत गेहूं, राई, सरसों, चना और आलू की बीमा करा सकते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना गेहूं, राई, सरसों, चना और आलू की फसल को प्रतिकूल तापमान, कीट या रोग का दुष्प्रभाव, बेमौसम वर्षा एवं सापेक्षित आर्द्रता से होने वाली अनुमानित क्षति की भरपाई करता है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर के अलावे शेष प्रीमियम दर का 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप वहन करती है। ये योजना चतरा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में लागू है। मतलब पूरे झारखंड की अगर बात करते हैं तो 3 स्कीम चलती है, 3 योजना चलती है। एक पहली है ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, दूसरा मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तीसरा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो संशोधित और मौसम आधारित संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना में तिथि निश्चित रहती है। तिथि तो बीमित राशि, तिथि कराने की भी और बीमित राशि भी निश्चित होती है। कृषि कार्य से जुड़े लगभग 25 लाख परिवारों को खेतीबाड़ी के लिए बैंकों से ऋण मिलेगा। इसके लिए उन परिवारों के लैंड रिकॉर्ड ठीक किए जा रहे हैं। दिसंबर तक 12,494 करोड़ के ऋण बांटे गए हैं। इस हिसाब से 34% ऋण यानी 19,000 करोड़ 3 महीने में बांटने होंगे। गायों के पेट में कीड़ा बढ़ जाए तो उसे दस्त होने लगता है और गोबर से बदबू भी आने लगती है। बछिया और बछड़े को आंतरिक परजीवी का खतरा ज्यादा रहता है। खासकर गोल कीड़े को मारने के लिए पिपराजिन नामक दवा का व्यवहार करना चाहिए। वैसे तो छोटे बड़े सभी उम्र की गायों के पेट में अंतः परजीवियों के पलने की संभावना रहती है, लेकिन छोटी उम्र की पशुओं में अंतः परजीवियों का खतरा ज्यादा रहता है। कई तरह के अंतः परजीवी होते हैं, उनमें से एक है गोल कृमि। गोल कृमि मारने के लिए पिपराजिन नामक दवा गायों को मुंह में पिला दें। 1 से 3 माह वाले बछड़ा या बाछियों को 2 से 3 चम्मच और 4 से 6 माह वाले को 3 से 4 चम्मच पिपराजिन दवा पिला दें। पत्ता गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए फरवरी से मार्च तक बुआई का कार्य संपन्न कर दे। इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एंकर और सव्याय केवेज नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पत्ता गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए बुआई करें तो पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर और कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखने पर ध्यान दें। साथ ही प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद 200 से 250 क्विंटल, यूरिया 300 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 300 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 100 किलो दें। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया और सब्याज कैबेज नामक उन्नत प्रभेद लगाएं तो निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा उपज पा सकेंगे। इनकी उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।
खेतों की जुताई के बाद सबसे अहम काम होता है मिट्टी को भुरभुरा बनाना और खेतों को समतल करना। रोटावेटर ऐसा कृषि उपकरण है जो जुताई के बाद खेतों को समतल करने का काम करता है। रोटावेटर ट्रैक्टर चालित यंत्र है। इसमें एल आकार की ब्लेड लगी होती है जो कार्बन स्टील या मिश्रित स्टील की बनी होती है। पीटीओ अक्ष की घूर्णन गति से शक्ति का स्थानांतरण गियर बॉक्स से होते हुए ब्लेड तक जाता है। रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को ज्यादा भुरभुरा बनाया जा सकता है। कल्टीवेटर की 2 बार की जुताई इसकी 1 बार की जुताई के समतुल्य होती है। इसमें ट्रैक्टर चालित हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 40 से 50% संचालन खर्च में बचत होती है तथा उपज में भी 2 से 3% की वृद्धि होती है। आज हम सफल किसान शंकर साहू से मिलने वाले हैं, जिन्हें सब्जी उत्पादकों का सिरमौर माना जाता है। ये रबी और खरीफ मौसम में अनाज भी उपजाते हैं, लेकिन सब्जियों की खेती इनकी पहली पसंद है। यही वजह है कि हर मौसम में इनके खेतों में कोई ना कोई सब्जी लगी रहती है। प्रखंड और मांझी ग्राम कुच्चू के रहने वाले हैं शंकर साहू। इनकी सफलता का सफर एक कहानी से कम नहीं है। जब ये मजदूरी करते थे तब इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर उन्होंने खेतीबाड़ी का दामन थामा और पूर्ण किसान के रूप में पूरे बुलंद हौसले के साथ जुट गए अपने कामों में। नतीजा सामने है। आज 8 एकड़ खेतों में सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। अभी 2 एकड़ भूमि में ड्रिप इरिगेशन की मदद से फ्रेंच बीन का बीज उत्पादन कर रहे हैं। हम अभी खेती कर रहे हैं। पहले मजदूरी करते थे, अभी अपना खेती कर रहे हैं। उसमें मतलब अच्छा ढंग से कर रहे हैं तो प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। अभी हमारा बाल बच्चा है, 5 गो है, 4 लड़की है, 1 लड़का है। सबको पढ़ा रहे हैं अच्छा स्कूल में और अपना भी मतलब ठीक ढंग से घर परिवार चल रहा है। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11.6 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.5 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2250 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2550 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1650 रुपए, चना 4900 रुपए से 5000 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4400 रुपए से 4450 रुपए, दाल चना 5850 रुपए से 6050 रुपए, सरसों तेल 10,050 रुपए से 10,150 रुपए, चीनी 3,300 रुपए से 3,400 रुपए, आलू 600 रुपए से 750 रुपए और प्याज 1800 रुपए से 2050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपने जाना कि कौन कौन सी नीतियां अपनाई जा रही है, कौन कौन सा प्रभेद का आप उपयोग करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि मंडियों में अनाजों का भाव क्या रहेगा। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियां हैं शेष, लेकिन पहले ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। इस छोटे से विराम के बाद किसान भाइयों एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और मास्टर जी, जैसा कि हम हर बार करते हैं, बहुत सारी जानकारियां किसान भाइयों को देते हैं, तो आज क्या क्या है आपके पिटारे में? बिल्कुल अल्पना जी, सच पूछिए तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गियों में कई बार विषाणु जनित रोग हो जाता है। जी, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि स्वाइन फ्लू हो रहा है। हाँ। बिल्कुल उसी तरह बर्ड फ्लू भी होता है। अच्छा। तो मुर्गियों में विषाणु जनित रोग न हो, आप इन्हें किस तरह से बचाएं, किस तरह से इनका टीकाकरण कराएं, कब कराएं, इन तमाम बातों को आज हम समय कर आपके लिए लेकर आए हैं। जी जी, और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर MK गुप्ता। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि विषाणु जनित रोग क्या है और मुर्गियों में कौन कौन से विषाणु जनित रोग होते हैं? जी हाँ, विषाणु जनित रोग मतलब कि वायरल डिजीजेज, और वायरस एक तरह का कीटाणु है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है और ये मुर्गियों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। और इसमें कई रोग हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, विषाणु जनित रोग, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है रानीखेत रोग के बारे में हमारे किसान भाइयों ने सुना होगा। RD कहते हैं, चाहे टुनकी बीमारी भी कहा जाता है उसको। दूसरा विषाणु जनित रोग है IBD या गम्बोरो डिजीज़, और तीसरा इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, और चौथा फाउल पॉक्स या चेचक का रोग, मुर्गियों में चेचक का रोग। तो ये 4 विषाणु जनित रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो रानीखेत बीमारी है, गम्बोरो रोग है, और जो आप दूसरे और 2 रोग आपने बताया, तो इन बीमारियों के लक्षण क्या हैं? जी हाँ,
लक्षण ऐसा है कि ये बहुत ही एक दूसरे के को प्रभावित करते हैं, इस सेंस में कि जब भी कोई मुर्गी बीमार होती है विषाणु जनित रोग से, तो आप देखेंगे कि मुर्गी झुकने लगता है, पंख उसके नीचे करके सिर को गोद करके वो बैठ जाती है, हरा पैखाना होने लगेगा, नाक और कान से स्राव आने लगेगा, और सबसे प्रमुख बात यह है कि वो बहुत भारी मात्रा में मृत्यु होने लगती है। इतना खतरनाक रोग होता है रानीखेत रोग कि वो पूरे के पूरे फार्म को 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है, और अगर मुर्गियाँ जो हैं वो जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, उससे नहीं ठीक हो रहा है, तो ये ज़रूर समझ जाना चाहिए कि कोई भयंकर बीमारी है, विषाणु जनित रोग हो सकता है। और जहाँ तक आईबी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का बात है, तो उसमें क्या होता है कि जो श्वास नली होती है वो ब्लॉक हो जाता है मवाद से, और उसके चलते मुर्गी सांस नहीं ले पाती, और जो घुटने का जो एक लगता है जैसे कि सांस घुटा जा रहा है, उस तरह का उसमें वो लक्षण दर्शाना शुरू करेंगे, और बहुत ज़्यादा दर में फिर मृत्यु होने लगती है मुर्गियों में। ये किन मौसमों में ये ज़्यादा मुर्गियों पर ये बीमारी का जो प्रकोप है वो होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। अब ये जो मौसम आने वाला है, अब जो ये सर्दी और गर्मी के बीच का जो मौसम है, जब आप देखते हैं सेमल का फूल निकलने लगता है, तो वो खास मौसम होता है जब मुर्गियां ज़्यादा प्रभावित होती हैं रानीखेत रोग से। और जहाँ तक इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ या गम्बोरो रोग है, वो कभी भी हो सकता है, लेकिन रानीखेत का अब सीज़न आने वाला है और उससे बच करके रहना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। इन बीमारियों की वजह क्या होती है? हाँ, ये जो विषाणु होते हैं वो शरीर में घुस जाते हैं और फिर वो अलग अलग अंगों में जाकर के छत पैदा करते हैं, लीजन प्रोड्यूस करते हैं, और उसके चलते मृत्यु होती है। तो जो इन्फेक्शन जो होता है मोस्टली वो हवा के द्वारा फैलता है, एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में फैलता है। जो काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर होते हैं पोल्ट्री फार्म में, वो जब एक फार्म से दूसरे फार्म में जाते हैं, चाहे मुर्गी खरीदने के लिए कोई आया, मुर्गी को जो आप कमर्शियल बेचते हैं वो कई फार्म में जाकर के मुर्गियाँ खरीदते हैं, तो उनके कपड़ों में, जूतों में लग करके भी इन्फेक्शन दूसरी जगह चला जाता है, या उड़ने वाले पक्षी इन्फेक्शन को दूसरे फार्म में ले जाते हैं। तो ये हवा के द्वारा फैलता है और बड़ी तेज़ी से फैलता है। और वायरस है तो ये जल्दी एंटीबायोटिक सुनता नहीं है। वायरस का ये खूबी रहता है कि वो शरीर में जब इन्फेक्शन करता है तो अपने विरुद्ध जो है क्षमता वो शरीर में खुद ही प्रोड्यूस करता है। तो हर एक जितने वायरल डिजीज होते हैं वो 3 से 4 दिन 5 दिन के अंदर में स्वतः ही ठीक हो जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन 3 दिनों में बचा के रख पाना एक बहुत कठिन काम हो जाता है हमारे फार्मर्स के लिए भी और हमारे डॉक्टर्स के लिए भी। अब हम बचाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम उसको किस तरह से बचाएं इन बीमारियों से। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कैसे हम उनको जो हम मुर्गी पाले हैं उनको बचा के रखना है ताकि हमको अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। तो आप इस पर हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सलाह ये है कि आप जो फार्मिंग करते हैं वो हमेशा वैज्ञानिक तरीके से करें। कभी भी अपना दिमाग उसमें ज़्यादा न लगाएं। बहुत सेट तरीके होते हैं कि अगर आपको वायरल डिजीज से बचाना है तो उसको वैक्सीनेशन के अलावा आपके पास में कोई उपाय नहीं है। टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और टीकाकरण अगर आपने नहीं कराया तो फिर दवा से आप उसको नहीं बचा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि टीकाकरण कब करवाना है। तो एक और वायरल डिजीज होता है, उसको मैरेक्स डिजीज कहते हैं, तो वो उसका टीकाकरण फार्म से लग करके आता है, हैचरी से हो करके आता है। तो उसके लिए हमारे पोल्ट्री फार्मर्स को चिंता नहीं करनी है। लेकिन रानीखेत डिजीज, IBD और फाउल पॉक्स IB, इन सब का टीकाकरण होता है। जिस जगह पर बीमारी नहीं है, मान लीजिए IB का रोग नहीं है उस एरिया में, तो वहाँ पे टीकाकरण नहीं करना है IB का। लेकिन अगर बीमारी आ गई तब फिर टीकाकरण करना पड़ेगा। तो IB का टीका 3 दिन के उम्र में होता है। चूजा जब 3 दिन का होता है तो IB का टीका किया जाता है। 6 से 7 दिन के बीच में रानीखेत डिजीज़ का टीकाकरण होता है। 11 से 13 दिन के बीच में IBD या गम्बोरो रोग का टीकाकरण होता है। और जब मुर्गी 6 से 8 सप्ताह की हो जाती है, जो लेयर फार्मिंग करते हैं उनके लिए, ये सब तो ब्रॉयलर के लिए हुआ, लेयर फार्मर्स को फाउल पॉक्स का टीका 6 से 8 सप्ताह में लगता है, और फिर हर साल टीका को रिपीट करना पड़ता है। तो शुरू के दिनों में ब्रॉयलर फार्मर के लिए रानीखेत, IB और IBD का टीकाकरण आवश्यक है, और जो लेयर फार्मर्स हैं उनके लिए फाउल पॉक्स का भी टीका लगवाना पड़ता है। कई प्रजाति के लोग मुर्गी पालन करते हैं, तो क्या सब में यही तकनीक अपनाना है या कोई दूसरा कि नहीं इस प्रजाति को इस तरह से रखना है, इसको इस तरह से जी। जो फार्म मुर्गियाँ होती हैं
वो तो आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं और आप उसको बचा सकते हैं। वो वहाँ पर है, जो ट्रेंड लोग होते हैं वो फार्मिंग करते हैं, तो वहाँ पर तो टीकाकरण करना ही करना है, आपको आवश्यक है। लेकिन जो गाँव में मुर्गियाँ पलती हैं, फ्री रेंज सिस्टम में घर में रख रखा है और वो चरने के लिए जाती हैं फिर आती हैं और उनको नॉलेज भी नहीं है कि टीकाकरण करवाना है, तो वहाँ बीमारी एक्चुअली शुरू वहाँ से भी होती है क्योंकि उनका टीकाकरण होता नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान दें कि अगर अगल बगल में फार्मिंग हो रही है फ्री रेंज सिस्टम से, लोग घर के अंदर में मुर्गियाँ रखे हुए हैं और उनका टीकाकरण नहीं हुआ, तो आप इस तरह की जानकारी दें उनको कि आप भी टीकाकरण कराएं, नहीं तो इन्फेक्शन से आपकी मुर्गियाँ तो मरेंगी और सब भी अगल बगल की मुर्गियाँ मरेंगी। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है हमारे किसान भाइयों के लिए कि टीकाकरण अपना तो करवाएं ही, अपने इलाके में सबको प्रोत्साहित करें कि आप टीकाकरण करवाएं। वही एक इलाज है जो कि वायरल डिजीज़ से बचा सकता है। और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं बाज़ार में उपलब्ध हैं, वो आपको टीका उससे भी वायरल डिजीज़ रुकते हैं, जैसे कि IBD के लिए आर्सेनिक वगैरह है। लेकिन इन सब में लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं करा लेते हैं, वैज्ञानिक तकनीकी सलाह नहीं ले लेते हैं, अपने मन से इलाज ना करें। अगर पोस्टमार्टम कराने में दिक्कत है, हमारे वेटनरी कॉलेज में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आए, हम आपको सलाह देंगे क्या बीमारी है और क्या उसका इलाज करना है। डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। आप जागरूक रहें। अगर आप जागरूक रहते हैं, आप जानते समझते हैं बातों को, तो आप निश्चित रूप से मुर्गी पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे जो किसान भाई हैं, जो मुर्गी पालक भाई हैं, उनको इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर जी, मुर्गी पालन की तो बात हो गई, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्यों ना हम पशुपालन की बात करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि अल्पना जी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ किसान भाई बड़े पैमाने पर पशुपालन करते हैं। जी। घर आंगन में गाय बंधी हुई होती है, गायों के रमाने की आवाज़ आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो व्यावसायिक तौर पर भी अब पशुपालन करते हैं। जी बिल्कुल, इससे आर्थिक लाभ मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आप व्यावसायिक रूप से पशुपालन कर रहे हैं तो किस तरह से इससे अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम आपको जानकारी देंगे। जी, और ऐसे किसान से भी मिलवाएंगे आपको जो बहुत लाभ प्राप्त कर चुके हैं पशुपालन करके, और वो किसान है सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो फार्म हाउस सुकर का जो शुरुआत किया है आपने, ये तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर आपने किया है, काफ़ी यहाँ कई तरह के सुकर हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे किया आपने? ये शुरुआत पहले पापा के हैं, उनका किया हुआ लगभग 20-21 साल हो गई है। अब उनका अस्त उम्र अब तो ढल रही है। अब ये चीज़ को मैं अपने तरीके से इसको विकसित कर रहा हूँ और मैं इसी से कुछ आगे करके बढ़ना चाहता हूँ। और आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? मेरे पिताजी का नाम सोहराय महतो है। क्या आपके पिताजी से ये जानकारी मिल पाई है कि इसकी शुरुआत कैसे उन्होंने किया और किस तरह आगे बढ़ाने का प्रयास किया? हाँ, ये जानकारी हमेशा हमको बताते हैं कि ये हम बहुत मुश्किल से ये बिजनेस को किए हैं। सबसे पहले तो मेरी माँ सब्जी बेचती थी, उस सब्जी बेच के कुछ पैसे जमा किए, उसके बाद एक बकरी खरीदने के बाद वो बकरी के बेच के उस बकरी के जो पैसा हुए उससे 2 पीस सुअर खरीदे, उसके बाद ये बिजनेस उनके स्टार्ट किए हैं। 2 सुअर से आज जो है सैकड़ों सुकर जो है आपके फार्म में देखने को मिल रहे हैं। तो सुनील जी, हम यह जानना चाहेंगे कि बहुत लंबे अरसे हो गए आपके पिताजी के ये सुकर पालन का शुरुआत किए हुए, अब इसे आप किस तरह संचालन कर रहे हैं और इसके साथ ही आप क्या कर रहे हैं? इनका संचालन बाबा के देख रेख के साथ में मैं भी उनका हाथ बटाता हूं, और ये पूरा फार्म का भी देखभाल मैं और मेरा एक दोस्त है उसके साथ दोनों मिल के देखभाल कर रहा हूं। तो सुनील जी, सुकर पालन की जो शुरुआत हुई, तो अब आपके फार्म में कितने सुकर हैं? अभी मेरे फार्म में 250 सुअर है और मैं इसको अपना प्रोजेक्ट लेकर बहुत बड़ा काम करने की तैयारी कर रहा हूं। उसमें लगभग कम से कम 3 से 4 हज़ार रखने का मैं क्षमता रखता हूं, और मैं चाह रहा हूं कि जब मेरा प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो जाएगी तो मैं कुछ आदमी को रखना चाहता हूं काम करने के लिए। तो सुबह कितने बजे से आप इसकी देखभाल करते हैं? सुबह मैं सबसे पहले तो सो के 4 बजे उठता हूं, उसके बाद मैं अपना ऑटो लेके जाता हूं खाना लाने के लिए। जो खाना मेरा होटल वेस्ट होती है मैं उसी होटल में डब्बा रख दिया हूं, उसी से डब्बा में से डब्बा लाता हूं, और 8 बजे आके फिर मैं अपना जो फार्म का जो साफ सफाई उसको मैं करता हूं, और इसको बाद में दाना उना दे के 11 बजे तक काम करता हूं।
तो शुक्रों की संख्या बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास होती है आपकी? शुक्रों की संख्या बढ़े उसके लिए तो सबसे ज़्यादा हमको मादा रखने का ज़रूरत है, साथ साथ में नर भी। ये चीज़ मैं अपना घर में वृद्धि कराता हूँ। और शुक्रों के लिए इसकी बढ़ोतरी हो, इसके लिए विशेष जानकारी की जरूरत पड़ती होगी? हाँ, विशेष जानकारी होती है। इसके लिए मैं अपना ये कांके में एक वेटनरी कॉलेज में वहाँ जाता हूँ, वहाँ से सर सबसे बात विचार करता हूँ। उसमें है एक संत सर है और भीम उराव है और डॉक्टर रविंद्र कुमार है, ये सबसे मैं सलाह विचार करता हूँ। तो सुनील जी, जो आपके यहाँ शुक्र जो बढ़ रहे हैं उससे आमदनी हो सके, इसके लिए बिक्री करने के लिए क्या प्रबंध करते हैं? यहाँ सुअर बढ़ रही है उसके लिए बिक्री तो हो जाती है, इससे कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होती है बिक्री करने में। ये कस्टमर बहुत सारा बने हुए हैं, वो अपने कांटेक्ट करते हैं, उसी के थ्रू से हम लोग यहाँ बिक्री कर पाते हैं। यानी ग्राहक खुद आपके फार्म हाउस तक आते हैं? हाँ, ग्राहक खुद अपने आते हैं। तो यहाँ से शुक्र कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ से शुगर ज़्यादा तो इधर रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया और आपका लोहरदगा, गुमला, चैबासा ज़्यादा यहीं जाती है, फिर बहुत ज़्यादा फिर लोकल में ही। तो शुक्र पालन में आप आगे निकल सके, ठीक है? शुक्र पालन आपके पिताजी ने शुरू किया और आप इसे संभाल रहे हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास आप कर रहे हैं। तो शुक्र पालन में और आमदनी हो सके, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? ये सबसे पहले तो मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, मेरा लोन पास हो जाए, मैं बहुत बड़ा फॉर्म बनाऊँ। सुनील जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि शुक्र पालन बेहतर तरीके से हो, इसके लिए बेहतर नस्ल की भी ज़रूरत होती है। हाँ। क्या आपको जानकारी है किस नस्ल से कितना उत्पादन हो पाएगा? हमारे भारत देश में सबसे अच्छा नस्ल का गोद दिया गया है तो TND है और वो मेरा फार्म जितना भी सुअर है सब TND है। सुनील जी, आप अपने पिताजी के द्वारा शुरू किए हुए शुक्र पालन को आप आगे बढ़ा रहे हैं और एक बड़ी योजना के तहत अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो, बड़ी सफलता आपको मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अल्पना जी, अब किसान भाइयों को हम भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे से प्राप्त जो मौसम की जानकारी होती है उसके बारे में जानकारी दें। कृषि सलाह बिल्कुल वो जरूरी तो है। किसान भाइयों, कौन सी कृषि सलाह हमें मिली है ये आप भी जानें और लाभ उठाएं। IMD पुणे से प्राप्त कृषि सलाह के अनुसार किसान भाई बसंतकालीन गन्ने की खेती के लिए 2 आंख वाला टुकड़ा रोपाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज के टुकड़ों को कवक से बचाने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 घंटे डुबोएं। यह ध्यान रखें कि गन्ने के टुकड़ों को नाली में 30 सेंटीमीटर की गहराई में बीज डालें और कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। गन्ने की रुपाई के समय 10 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालें। इसके साथ ही नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा एवं स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा रुपाई के समय दें। तो आज कृषि सलाह भी हो गया मास्टर जी, अब बारी आती है चिट्ठी पत्री की। तो जरूरी है कि हम अपना पता जो है वो बता दें अपने किसान भाइयों को। किसान भाइयों, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। मन तो नहीं कर रहा है कि हम विदा लें, लेकिन समय जो है वो कह रहा है कि चलने का समय आ गया है, तो फिर विदा लेते हैं। किसान भाइयों, आप दूरदर्शन के साथ बने रहें। अगले कार्यक्रम में फिर हमारी मुलाकात होगी कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।